हेलो दोस्तों, प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे भारत जीके की सीरीज चल रही थी, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। पिछले वाले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था। अब मौर्यों के बाद में जो भी मेन शासक आए थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में प्रमुख ब्राह्मण साम्राज्य आए थे 3। पहले तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर जो विदेशी साम्राज्य आए थे मौर्यों के बाद में उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मौर्य साम्राज्य के बाद में 3 प्रमुख ब्राह्मण साम्राज्यों का विस्तार हुआ था। उनमें से पहला है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की थी। कब की थी? 1885 ईसा पूर्व BC। पुष्यमित्र ने मिनांडर को पराजित किया था। यह मिनांडर हिंदू यूनानी शासक था, यानी इंडो ग्रीक शासक था। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे, यानी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अग्निमित्र, ये अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। जिस कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कालिदास है गुप्त काल का कवि, और इसने पहले इतिहास के बारे में यानी अग्निमित्र के बारे में अपनी पुस्तक मालविकाग्निमित्र में इसका वर्णन किया गया है। और इस शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। मौर्य काल में स्तूप के चारों ओर लकड़ी का रेलिंग बनाते थे, यानी मौर्य काल में जो भी समाधि होती थी और कुछ भी महत्वपूर्ण स्मारक हो उसके चारों ओर लकड़ियों के ऐसे रेलिंग बनाते थे डिजाइनदार। लेकिन इस काल में चारों ओर पाषाण यानी पत्थर के रेलिंग बनने लगे। अब देखो, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैष्णव धर्म के उत्थान का काल है ये। क्यों? क्योंकि वो मौर्य प्रशासन, जो भी मौर्यों का शासन था उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था और बहुत ही प्रसार हो गया था। इस कारण जो वैष्णव धर्म है, ब्राह्मण धर्म, वो पीछे चला गया था। तो उसको आगे लाने के लिए ही पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और अपने वंश शुंग वंश की स्थापना डाली, ताकि वैष्णव धर्म ब्राह्मण धर्म को पुनः जीवित किया जा सके। इसलिए इसे वैष्णव धर्म के उत्थान का काल कहा जाता है। इस काल में मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति में सामाजिक कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। शुंग वंश के बाद में अब हम कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कण्व वंश की स्थापना संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की नींव डाली। यानी जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसकी वासुदेव ने हत्या कर दी और अपने वंश कण्व वंश की नींव डाल दी। अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो ये देवभूति यहाँ इसमें भी देव आया है और इसमें भी देव आया है। तो पहले वाला इसमें पहले देव आया है तो ये पहले शासक था, इसमें बाद में देव आया तो ये बाद में शासक बना। और इस कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। अब साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र सीमित हो गया था, यानी कण्व वंश के शासन में इनकी शक्तियों में ह्रास हुआ था और साम्राज्य धीरे धीरे केवल पाटलिपुत्र की सीमा तक सीमित हो गया था, क्योंकि ये विरोधियों का सामना नहीं कर पाए थे। इसके बाद में हमारा अगला वंश आया सातवाहन वंश। हमारा अगला वंश है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। सिमुक ने अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव डाली थी। कण्व वंश के बाद में यह इससे शक्तिशाली शासक बन के उभरा था। इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका प्रसिद्ध शासक यानी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की
प्रथा प्रारंभ की। यानी इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मण जो भिक्षु थे, पूजा पाठ किया करते थे, उनको भूमि दान करना प्रारंभ किया। और इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में। और यहाँ से ही सामंती व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। यानी इनको जो भूमि दान दिया करती थी, उस इलाकों में यही कैदियों क्या कर वगैरह सब कुछ यही लिया करते थे। इसलिए इनका एक छोटा सा साम्राज्य टाइप का बन गया था और ये सामंत टाइप बन गए थे। और इनकी शक्तियों का हास होने पर ये क्या है कि अपना दावा कर देते और उस इलाके पर के राजा बन जाते थे। इसलिए यहाँ से ही सामंती व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। और सामंती व्यवस्था हर्षवर्धन के समय अपने चरम सीमा पर थी। यानी सबसे ज़्यादा सामंती व्यवस्था हर्षवर्धन के समय थी। सातवाहनों ने सीसा, चांदी, कांसे के सिक्के चलाए। इन्होंने तीनों सिक्के चलाए, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि शीशे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में किसने चलाए। सातवाहन में, सातवाहन, शीशा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सातवाहन के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब सातवाहन के बारे में कुछ एक दो बातें और पढ़ेंगे। देखो, सातवाहन संभवतः मात्र शतात्मक थे, परंतु राजा पितृ शतात्मक होता था। यानी समाज माता के नाम से जाना जाता था, लेकिन गद्दी केवल पितृ शतात्मक को मिलती थी। यानी लड़कों को ही गद्दी मिलती थी, महिलाओं को इसमें राजा नहीं बनाया जाता था। जैसे पक्षी राजा था सातवाहनों का गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमीपुत्र वहाँ पे माता का ही नाम है। और सातवाहन की जो प्रमुख भाषा थी वही प्राकृत भाषा, और लिपि थी ब्राह्मणी। जैसे हिंदी भाषा में हमारी लिपि है देवनागरी, उसी तरह उनकी प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि थी। और इनका वो राज क्षेत्र कौन सा था, तो वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। और अब इसलिए आप इसे सातवाहनों को आंध्र सातवाहन भी कह सकते हैं। और इनके काल में अमरावती कला का विकास हुआ था। अब हम एक इनके समकालीन जो चेदी वंश था, मौर्यों के समकालीन और इनके समकालीन, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अब वो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने तीन वंश बताए थे, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों ब्राह्मण वंश थे, जबकि चेदी वंश ये अलग है। इनका राज, चेदी वंश का राज था कलिंग पर। यानी कलिंग कहाँ पे है, उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया था। पहले अशोक ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था और कलिंग में चेदी वंश का राज था। इस बात की जानकारी या प्रमाण किससे मिलते हैं, इस बात की जानकारी या प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं, जो कहाँ पे स्थित है, जो उड़ीसा में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है, जो उड़ीसा में स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। यानी सबसे खतरनाक राजा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। खारवेल ने ही मगध पर आक्रमण करके जीन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत कर लाया, जो महापद्मनंद ने कलिंग से लूट कर ले गया था। यानी अगर आप इसे शक्तिशाली शासक कहते हो, इसके कोई तो कारण होगा। और ये ने सिद्ध करके दिखाया। इसने जो महापद्मनंद था, पाटलिपुत्र का शासक, मौर्य से पहले नंदवंश का, तो वह इनकी एक मूर्ति ले गया था जीन शीतलनाथ की। तो उसने मगध पर आक्रमण करके वापस क्या किया, इस मूर्ति को लाया और अपनी सत्यता को सिद्ध किया। इस तरह में से सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं चेदी वंश का। अब ये हो गए देशी, ये प्रमुख देशी राज्य थे। इसके बाद में हम अगले वीडियो में जो भी प्रमुख विदेशी शासक हुए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।